नमस्कार। क्लोजिंग कॉल्स में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है मानसी और पूजा। तो बाजार में जिन लेवल्स के पास हम खुले वहां से थोड़े से गेंस तो इरोड हुए हैं। बैंक्स और फाइनेंस लेड आज तेजी दिख रही थी, मेटल्स में अच्छा मूव था, लेकिन वहां से गेंस इरोड हुए। इनफैक्ट निफ्टी पर ड्रैगर आज क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आपको फार्मा स्पेस से, फार्मा पे तो खैर दबाव डिविस लैब की वजह से कई दिनों से डिविस का चल रहा है, लेकिन इसके अलावा ऑटो का एक प्रेशर आ रहा है। एफएमसीजी के कुछ काउंटर्स जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को लूज किया है, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर हैं वो नेगेटिव हुए हैं, और दूसरे कैपिटल गुड्स, हैवी कैपिटल गुड्स में आपके एलएनटी जैसे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सो और साथ ही सीमेंट काउंटर्स में आज को प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड दिख रहा है। और नंबर्स से पहले आईटीसी भी लाल निशान में स्लिप हुआ है, क्योंकि बाजार अब कुछ बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स का इंतजार करेगा और होटल डीमर्जर से कुछ आता है तो। अदरवाइज ऑलरेडी एक बड़ी मूव उनके एसओटीपी वैल्यूएशन के लिहाज से, आप सिगरेट बिजनेस की बात करें, एफएमसीजी डिवीजन की बात करें, तो उसको बाजार ने ऑलरेडी डिस्काउंटिंग कर लिया है। एसबीआई के नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद आप स्टॉक में मूवमेंट भी देख रहे हैं। नंबर्स पर भी इनफैक्ट आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त ट्रेडर स्क्रीन की बात कर लेते हैं कि आप करना क्या चाहिए, क्योंकि बाजार में अब हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी होंगे। हमारे साथ अभिषेक बासु मलिक होंगे बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया बताने के लिए, और साथ ही हमारे साथ नागराज शेट्टी, संतोष मीना होंगे हमारे साथ टेक्निकल नजरिया बताने के लिए। लेकिन इस वक्त आपको स्क्रीन क्यूज क्या बड़े देखने हैं। ग्लोबल क्यूज में आपको यूएस फ्यूचर्स तो तेज है ही। कल ग्लोबल मार्केट से हमें सिग्नल तेजी के ही मिले थे, क्योंकि वहां पर जो बाइडेन के कमेंट्स के बाद, जेमी डिमिन के कमेंट्स के बाद डेट सीलिंग पर एक रेजोल्यूशन आता हुआ बाजारों को दिख रहा है। अभी फिलहाल जो ट्रेंड दिख रहा है मॉर्निंग में, आप कंसोलिडेशन की बात तो की जा रही थी कि कंसोलिडेशन हो सकती है, गेंस भी इरोड हुए हैं, तो थोड़ा एक रेंज बाउंड ट्रेड से अब थोड़ा सा स्लिप होके नीचे की तरफ बाजार स्लिप हुए हैं। 18,200 से नीचे से स्लिप हो गए। और बैंक निफ्टी में हालांकि 44,000 के ऊपर सस्टेन होने में काफी समय बाजार ने निकाला, लेकिन अभी जो आप बैंक निफ्टी की रेंज देख रहे हैं वो 43,600 से 44,100 तक की रेंज दिख रही है। और क्योंकि निफ्टी 18,200 से नीचे स्लिप हुआ है, तो एक बार वॉच करना होगा। जो बड़ा सपोर्ट नीचे की तरफ आपको दिख रहा है वो 1850 पर दिख रहा है, तो एक बार ये रेंज के लिए जरूर प्ले आउट करना चाहिए ट्रेडर्स को। कॉशियस नजरिया इस वक्त रहेगा ट्रेडर स्क्रीन की अगर आप बात करें तो। बिल्कुल, तो कॉशियस है आउटलुक, ट्रेडर स्क्रीन भी और बाजार भी। इनफैक्ट मंथ यहाँ पर वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो कॉशियसनेस लाजमी भी है। 2 दिनों की इनफैक्ट मुनाफा वसूली के बाद संभले बाजार। लेकिन इस वक्त अगर आप ट्रेंड देखेंगे, रियल्टी शेयरों पर दबाव नजर आ रहा है। कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स दिखा रहे हैं, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी के पीसीआर्स जो हैं वो 1 के नीचे यहाँ पर जाते हुए देखने को मिले हैं। प्राइवेट बैंक शेयर से खरीदारी जरूर है, और कल भी हमने आपको बताया था कि कॉर्पोरेट बैंक्स और छोटे मझोले बैंक्स पर खास तौर से आप नजर रखें। इंडिया विक्स जो है वो 13 के नीचे है, तो वहां कह सकते हैं कि एक मात्र सपोर्ट है। इनफैक्ट विक्स में लगातार बढ़त हम देख रहे थे, इस वक्त इंडिया विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी जो है वो नीचे आई है, विच इज अ सपोर्ट फॉर मार्केट्स, ये जरूर कह सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को देखेंगे, आज सुबह जहां हम देख रहे थे हर सेक्टर, हर पॉकेट में बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ देखने को मिला था, उठापटक जारी थी। इस वक्त भी संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे। बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी, इन 3 स्पेसिस को अगर छोड़ दीजिएगा तो मेटल, एनर्जी, मीडिया, ऑटो, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, फार्मा और रियल्टी में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच फंडामेंटल आउटलुक बाजार का जानना हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि बाजार का अंडरटोन तो अब भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि बुलिश ही नजर आ रहा है। लंबी अवधि में बाजार को किस तरह से देखना है, ये समझते हमारे साथ इंटेलिजेंस कैपिटल के अभिषेक बासु मलिक अब जुड़ गए हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। हमारे टेक्निकल पैनल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। संतोष हमारे साथ और साथ ही नागराज भी जुड़े हैं। अभिषेक, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। इस वक्त ताज़ा डेटा अगर देखें, भले डे बाय डे या एक दिन या प्रतिदिन की अगर हम देखें वॉलेटिलिटी को अगर नज़रअंदाज भी किया जाए, बाजार में सेंटिमेंट्स तो डेवलप होते दिख रहे हैं। एफआईएस की लगातार खरीदारी के आंकड़े अगर आप देखेंगे, 15 दिनों से खरीदारी का रुख एफआईएस की तरफ से, घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 1-2 सेशंस में हम देखते हैं बाइंग लौट आती है, बिकवाली भी डीआईएस की तरफ से नजर आती है। लेकिन एफआईएस वन साइड बाइंग पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन से कर रहे हैं। 3 साल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव डेटा एफआईएस की तरफ से इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट्स के विपरीत भारतीय बाजार के लिए अब भी बुलिश है ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले, और कौन से स्पेसेस हैं जिस पर इस वक्त आपकी नजर है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो अगले 2-3 साल का जो अवधि है, उसके वो टाइम फ्रेम में इंडिया डज लुक टू बी वेरी गुड इन द ग्लोबल मार्केट सिनेरियो। तो बाकी अगर देशों में हम देखें तो इतना ग्रोथ या इतना स्टेबल मार्केट
हमारा जितना स्केल है, जो सारा साइज है, मार्केट कैप है, उतना बहुत कम मिलता है फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो आज नहीं तो कल ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आना है। ये डिपेंड करता है कि यूएस में कैसे माहौल है, बट मेरे हिसाब से जितना रिसेशन का डर है उतना प्ले आउट नहीं हो रहा है। तो वो हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए एक हद तक अच्छा भी है। तो अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए देखें तो ये अच्छा है इंडियन मार्केट्स के लिए। और इंडियन मार्केट्स में डोमेस्टिक जो प्ले है वो बहुत ज्यादा लास्ट एक साल में इंटरेस्टिंग बना है। इंडिया में केपेक्स प्ले धीरे धीरे चालू हो रहा है। पीएलआई स्कीम्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो धीरे धीरे हमको देखने को मिल रहा है। तो एक बार जब ये रॉ मटेरियल प्राइस स्पाइक्स और ये सब डाइजेस्ट हो जाएगा तो इंडियन मार्केट्स या इंडियन बिजनेसेस विल कंटिन्यू टू डू वेल। इंडियन फैक्टर्स की आपने बात की अभिषेक, ऐसे में कच्चे तेल की अगर बात करें तो ये $76 के आसपास है और इसी रेंज में बना हुआ, और एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि इसमें इस साल तो ज़्यादा कुछ बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं की जा रही है। क्रूड को अगर प्ले आउट करना हो तो कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन सी थीम पर आप फोकस करेंगे? तो देखिए, क्रूड का जो है ना, वो हम क्रूड का प्राइस देख के इंडिया में कुछ प्ले नहीं कर सकते। मेनली इसका कारण ये है कि इंडियन डोमेस्टिक प्राइस ऑफ ऑयल इज रेगुलेटेड टू एन एक्सटेंट, राइट? सो क्रूड जब प्राइस गिरा भी है तो इंडियन डोमेस्टिक प्राइसेस हैव नॉट कम डाउन। तो वो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वो नहीं प्ले कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो होता है कि पावर कॉस्ट कम हो जाते हैं, तो इनपुट कॉस्ट फॉर हेवी इंडस्ट्रीज, सीमेंट हो गया या पावर सेक्टर में हमको तेजी देखने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, बिल्कुल। अब हमारे साथ दोनों हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट भी तैयार हैं, नागराज शेट्टी भी हैं और संतोष मीना भी है। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। संतोष, बाजार आज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, वीकली एक्सपायरी भी है और चले हुए थे इंडियन मार्केट्स इस वजह से भी, लेकिन अंडरटोन तो ऑफकोर्स बुलिश ही होगी। अब भी क्या बड़े सपोर्ट देख रहे हैं आप? संतोष, अनम्यूट योरसेल्फ। Am I audible? Yes, please tell. Yeah, sorry. तो कुछ दिनों से एक अच्छे लंबे आउट परफॉर्मेंस के बाद 2 दिनों से हमको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। आज हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को अंडरपरफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का फेज और जारी रह सकता है। निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है जो 18,080 के आसपास आ रहा है, क्योंकि आप एफआईएस का फ्लो भी देखो तो कैश मार्केट में थोड़ा सा कम हुआ है और डेरिवेटिव मार्केट में उनकी तरफ से कुछ शॉर्ट पोजीशन आते हुए दिखी हुई है और उसी का असर आज मार्केट पर देखने को मिल रहा है। तो आज मुझे लगता है थोड़ा और प्रेशर रहेगा, 18,080 तक हम जा सकते हैं और इवन एक पॉसिबिलिटी है कि शायद एक बार 18,000 के नीचे भी फिसल जाए, बट वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बैंक निफ्टी हालांकि आउटफॉर्म कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ मेजर वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। 43,500 से 44,000 की रेंज है, इस रेंज से बाहर निकलेगा तब यहाँ कोई क्लियर ट्रेंड बनेगा। अगर 43,500 तोड़ता भी है तो 43,000 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। तो फोर्थ टाइमिंग बैंक निफ्टी साइडवेज है, लेकिन निफ्टी में अभी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, तो बैंक निफ्टी में तो अपॉर्चुनिटीज़ है, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी ढेर सारे बनते हुए। संतोष, क्या आपने अपने स्टॉक सुझाए? यस, मेरे 2 स्टॉक्स है, दोनों, एक बाइंग साइड का एक सेलिंग साइड का है। आज जैसा लार्ज कैप में प्रेशर है लेकिन कुछ मिड कैप स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक स्टॉक मैंने बाइंग साइड में लिया है, मैक्स हेल्थ। इस स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है यहाँ पर और तेजी बनते दिखेगी। स्टॉक 52 वीक हाई पर है, 555 का मुझे टारगेट नजर आता है, 528 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक शॉर्ट साइड स्टॉक है मेटल स्पेस से एनएमडीसी, ये स्टॉक कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है और स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला है। तो यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी। 102 का टारगेट रहेगा और 106 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए, एक सेल कॉल भी आती हुई एनएमडीसी में संतोष की तरफ से। ये है संतोष के आज के ट्रेडिंग आइडियाज। नागराज, आप बताइए कौन से स्टॉक आइडिया स्पॉट किए आज आपने? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मानसी जी। निफ्टी के बारे में आप बात करें तो निफ्टी अभी भी ट्रेंड स्ट्रेंथ अच्छी खासी है।
हम पहले लास्ट 2-3 महीने के पहले हम देख सकते हैं चार्टिकली लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन होता था, लोअर टॉप के बाद शार्पली मार्केट गिरता था। अभी सेंटिमेंट तो चेंज हुआ है, मार्च के बाद हम लोग देख सकते हैं कि हायर टॉप्स हायर बॉटम ऑन द डेली चार्ट्स। तो रिसेंट हायर बॉटम के बाद अप्रैल महीने के बाद जो 17,600 थे 18,400 तक कंटिन्यूस मार्केट में अपसाइड मोमेंटम था विदाउट शोइंग एनी रीजनेबल डाउनवर्ड करेक्शन। मार्केट में वीकनेस, शार्प रिवर्सल तो नहीं है, शार्प वीकनेस तो नहीं है, कंसोलिडेशन मोमेंट कंटिन्यू रहेगा। मेरे ख्याल से निचला स्तर में अराउंड 18,050 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। एक 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड बाउंस देखने को मिल सकता है। और चार्टिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है। ट्रेंड सेक्टर में अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार है। उसके वजह से मैं दो मिड कैप स्टॉक्स में कॉल्स देना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज ICICI सिक्योरिटीज। चार्टिकली देखोगे आईसेक एक दमदार अपसाइड मूवमेंट के बाद कंसोलिडेशन मूवमेंट में शिफ्ट हो गया लास्ट 4-5 सेशन में। टेक्निकली उसे बुलिश फ्लैग टाइप पैटर्न इंडिकेट कहते हैं और ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। इसमें अराउंड 596.50 597 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। 496.50 497 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। उसका टारगेट रहेगा 525 और 480 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा है बैंकिंग, मिड कैप बैंकिंग स्पेस में सिटी यूनियन बैंक। चार्टिकली एक लंबा अवधि के एक डाउन ट्रेंड के बाद सिटी यूनियन बैंक में दमदार अपसाइड बाउंस दिखने को मिला। रिसेंटली एक रेंज बाउंड मोमेंट में एक ट्रायंगल टाइप असिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप फॉर्मेशन में है और अभी ट्रायंगल के एज में ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन इसमें कंसोलिडेशन रहेगा, उसके बाद अपसाइड ब्रेकआउट आ सकता है। अराउंड 139.50 139.60 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, इससे बाय कर सकते हैं। उसका अपसाइड टारगेट रहेगा अराउंड 147 और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 135। बैंक 135 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट है 147 का, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और ICICI सिक्योरिटीज भी अच्छा लग रहा है, 520 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 480 का। तो ये 2 कॉल्स हैं नागराज की तरफ से। कुछ रिजल्ट्स पर बात कर लेते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले SBI के नतीजे आए हैं, स्टॉक नतीजे आए, उसके बाद हमने स्टॉक में कमजोरी देखी। इस वक्त भी करीब 1 से 1.5% की कमजोरी के साथ SBI कारोबार कर रहा है। चला भी काफ़ी था। नतीजों के बाद एनालिस्ट कह रहे हैं कि मुनाफा वसूली है। अभी थोड़ी देर बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आना शुरू हो जाएगी, तो उस पर हम व्यू लेंगे। लेकिन संतोष, आप बताइए SBI के चार्ट्स फिलहाल कैसे लग रहे हैं? नतीजों के बाद अभी किस तरह का ट्रेड देख रहे हैं आप? SBI के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए हैं। स्टॉक ऑलरेडी फैक्टर इन करके चल रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन इसका 590 से 600 के बीच का एरिया था, वहीं से इसमें फिर से सेलिंग आई है, क्योंकि इसी एरिया से जनवरी में एक बड़ा फॉल आया था। इस वजह से वहाँ पर हमको एक फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट ऑन द डाउन साइड 570 565 का जो एरिया है बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, नीचे 570 ऊपर 590 20 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करेगा। इन केस 570 के नीचे फिसलता है तो ही कोई कमजोरी देखने को मिलेगी, वरना लोअर लेवल से फिर से खरीदारी देखने को मिल सकती है। और आने वाले समय में जैसे ही 590 निकालेगा स्टॉक फिर फ्रेश तेजी या मोमेंटम दिखाने लगेगा। ये तो आपकी SBI पे बात हुई, लेकिन 2 बड़े नंबर्स जिन पर आज नजर बाजार किए, और वो एक SBI और दूसरा है ITC के नंबर्स। ITC ऑलरेडी 420-430 के ऊपर का टारगेट लेवल्स अचीव कर चुका है, लेकिन आय में देखिए, आय में बढ़ोतरी हुई है। 15,530 से बढ़कर 17,510 तक के ये YoY रेवेन्यू फिगर्स हैं, और पैट में भी बढ़ोतरी हुई है। थोड़ी और SOTP आपके लिए डिटेल्स लेकर आएंगे कि कौन से सेगमेंट से बड़े कंपनी को मुनाफा और आया हुआ है। लेकिन इस वक्त ये जो नंबर्स है ऑन द फेस ऑफ इट, गौरांग, अगर आप एनालाइज कर पाए इन नंबर्स को, क्योंकि एक बात तो है कि ITC में ऑलरेडी वन साइडेड मूव आई है, और अगर इनके SOTP को भी देखें आप, सुबह हम आपसे जैसे डिस्कस भी कर रहे थे, सिगरेट स्टडी बिजनेस है, FMCG और होटल, ये कुछ ऐसी डिवीजन है जिससे बाजार स्ट्रीट ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं नंबर्स को? प्रियंका, आज भी शुभ दिन हमारे तरफ से। तो हमारा जो अनुमान है उससे बेहतर मुनाफे और आय का आंकड़ा है। मैं मान के चलता हूँ उसमें कोई एक मुक्त यानी कि वन ऑफ आइटम नहीं होगी बैलेंस शीट में, क्योंकि ब्रेकअप अभी आना बाकी है। लेकिन अगर ये आंकड़े अपने आप में खरे उतरे हैं तो हमारा जो अनुमान है उससे बेहतर है। डिस्क्लोजर देना बेहतर होगा। ITC पर हमारी
ब्रेकअप आ जाता है तो मेरे ख्याल से और सहूलियत हो जाएगी। वो बात आपकी ठीक है कि ब्रेकअप आएगा तो हम सबके लिए सहूलियत होगी। अभी गौरांग, जैसे हम नंबर नहीं एनालाइज कर पा रहे, गौरांग भी पूरी डिटेल नहीं देख पा रहे, लेकिन गौरांग एक बार व्यूअर्स को अगर हम समझाने की कोशिश करें, इनकी जो एसेट टू पी है, सम ऑफ पार्ट्स हैं, उसमें बाजार को कैसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? आपने जो एनालाइज किया होगा, सम ऑफ पार्ट्स में कौन से बड़े सेक्टर्स हैं जो ड्राइव कर सकते हैं ग्रोथ? पेपर होगा, होटल होगा, एफएमसीजी सेकंड हाईएस्ट है, कैसे देख रहे हैं डिफरेंट वर्टिकल्स को? तो देखिए, तंबाकू और तंबाकू पदार्थ यानी कि सिगरेट एंड टबैको का जो कारोबार है वो तो काफी लंबे समय से योगदान देता हुआ आ रहा है। हमारा अनुमान ये है कि एफएमसीजी, होटल कारोबार से योगदान थोड़ा बहुत और बेहतर आंकड़े आने की संभावना है, और इनका एक कृषि कारोबार भी है जहां से हमें उम्मीद है कि यहाँ से भी आंकड़े शायद बेहतर आ सकते हैं। तो ये 3 बाकी के अन्य कारोबार है जो शायद योगदान देने की क्षमता रखता है, जो आंकड़े हम देख रहे हैं उसके ऊपर। स्ट्रीट को ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि हालांकि देखना होगा इनके जब कमेंट्स आते हैं तो क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि डीमर्जर होटल इंडस्ट्री का, स्पेशली होटल वर्टिकल के डीमर्जर पर अब बाजार काफी ज्यादा व्यू बना रहा है कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली या फिर एक वैल्यू अनलॉकिंग आईटीसी जैसे स्टॉक के लिए जो ऑलरेडी चल चुका है ऑन दीज ट्रिगर्स, स्टेडी बिजनेस ऑफ सिगरेट सेगमेंट, एफएमसीजी सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, लेकिन अब बड़ी जो रैली या फिर एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है जब ये अपने होटल कारोबार को डीमर्ज करेंगे, उस पर कमेंट्स कितने क्रूशल होंगे? काफी लंबे समय से ये बात बाजार में सुन रहे हैं हम प्रियंका, के होटल बिजनेस और बाकी जो थोड़े बहुत कारोबार है उनको अलग करके वैल्यू अनलॉकिंग करने की प्रयास होगी, लेकिन उस पर मैनेजमेंट की तरफ से कोई टिप्पणी आई नहीं है। तो आगे बढ़कर टिप्पणी देने के लिए हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक मुक्त बैलेंस शीट होती है और सभी कारोबार अगर ठीक से योगदान देते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें निवेशकों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, मार्जिन्स पर खास तौर से नज़र रखनी चाहिए थी, ये अनुमान जब बता रहे थे तब भी हमने कहा था, और मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट के भी आसार थे। इस वक्त अगर आप देखें कंपनी के मार्जिन्स जो है 38% पर पोस्ट होते हुए दिखे हैं, जो कि एक बढ़त है फ्रॉम 33%, और ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन इम्प्रूवमेंट के पीछे ऑफकोर्स रॉ मटेरियल सॉफ्टनिंग और साथ ही ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज काफ़ी अच्छे रहने के आसार हैं। काफ़ी इन तमाम ट्रिगर्स की वजह से मार्जिन्स में बढ़ोतरी दिखी। मार्जिन्स के फ्रंट पर आउटलुक क्या रहेगा आपका? हमारा 35% के आसपास अनुमान था, और मानसी ये जो आंकड़ा हम देख रहे हैं मेरे ख्याल से, जैसे मैं कह रहा था कि हमारे अनुमान से कुछ ज्यादा ही बेहतर आंकड़े आए हैं, और आपने सही फरमाया, लागत खर्च कम होने के कारण और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लाने के तहत ये मेरे ख्याल से मार्जिन्स में इतना अच्छा सुधार हम देख रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आईटीसी के नंबर्स पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी टेकअवेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आईटीसी के नतीजे आए हैं, मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है, मार्जिन्स में भी बढ़त है। नतीजों से ठीक पहले आईटीसी के स्टॉक में मूवमेंट थी, लेकिन नतीजों के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक करीब 2% तक की गिरावट। इनफैक्ट दिन की शुरुआत में अच्छी मजबूती 432 तक के लेवल्स जाते हुए देखने को मिले थे। उसके बाद अब हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव, या कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग फेज यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला। नागराज, आईटीसी के चार्ट से एक बार देखें, टेक्निकल आउटलुक भी बताएं आप। जी हाँ, आईटीसी कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में था रिसेंटली, और कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस विदाउट शोइंग एनी रीजनेबल डाउनवर्ड करेक्शन। मेरे ख्याल से एक 430-435 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। थोड़ा सा कुछ वीकनेस आ सकता है, कंसोलिडेशन रह सकता है, उसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा अराउंड 400 का। ठीक है, तो 400 के आसपास का सपोर्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं आईटीसी पर। फिलहाल दिन के निश्चित स्तर पर आईटीसी का स्टॉक कारोबार कर रहा है। लेकिन अब अभिषेक, अब आपसे व्यू लेना चाहेंगे। अब ऑलमोस्ट नतीजों के लास्ट लेग में हैं हम। करीब 38 कंपनियां आ चुकी हैं, निफ्टी ने अपने नतीजे घोषित कर दिए, निफ्टी कंपनियों ने। ये जो ओवरऑल अर्निंग सीजन था, इसको आपने कैसे एनालिसिस किया, और इसके बाद कोई एक सेक्टर, कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जहां पर कि आपको नतीजों का सीजन में इस बार आपको पसंद आए हैं कुछ नतीजे, और कुछ लेगार्ड्स अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो? जी देखिए, अर्निंग्स मोर और लेस हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थे उसी हिसाब से आए हैं। अगर स्पेसिफिकली कोई सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग, एनबीएफसी, एमएफआई, सो ये वाला जो सेक्टर है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, मोस्टली सारे बैंक्स के, एनबीएफसीज के और एमएफआईज के। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमको देखने के लिए। अगले मतलब 1-2 क्वार्टर्स तक ये अगर परफॉर्म करते रहे तो हमको ये श्योर हो जाएंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर है दैट हैज रियली टर्न्ड अराउंड। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है। दूसरा जो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग स्पेस है उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट्स आए हैं। और तीसरा मेरे हिसाब से जो टायर कंपनीज हैं वो भी काफी अच्छा रिजल्ट्स इन्होंने दिया है, होटल्स अच्छा दिया है। तो इन पॉकेट्स रिजल्ट्स अच्छा ही हुआ है। ठीक है। ठीक है, फंडामेंटल नज़रिया में बता रहे थे अभिषेक, लेकिन इस बीच आज के टेक्निकल ट्रेड्स और क्या क्या हैं? नागराज, आपकी आज स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होगी? डिप्स पे कुछ बाय कर रहे हैं या अभी थोड़ा कॉशियस है? जी हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने टेक्निकल मेरा जो स्टॉक्स के बारे में बताया था। फर्स्ट वन वाज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, अराउंड 496.85 497 के आसपास ट्रेड हो रहा है। टेक्निकली एक अच्छा खासा पैटर्न पे है, इधर से बाय कर सकते हैं। उसका टारगेट रहेगा 525 का और 480 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मेरा दूसरा ट्रेड है बाय के लिए सिटी यूनियन बैंक, छोटे से मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में है। वो एक लंबा डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला, एक ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद में लास्ट दो तीन हफ्ते में एक रेंज बाउंड एक्शन में है। सिमेट्रिकल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। उसका छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड ब्रेकआउट आ सकते हैं। 139.30 139.50 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक बाय कर सकते हैं रेंज में, अराउंड उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 147 का, 135 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए फिर से एक बार रिविजिट कर लिया हमने नागराज के स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस को, लेकिन इस बीच आइए संतोष से जानते हैं इस वक्त। इनफैक्ट संतोष, अगर आप देखेंगे कंट्रीब्यूटर्स में बैंक्स फाइनेंशियल्स ही सबसे आगे हैं। 3 बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक यहाँ पर सबसे आगे निफ्टी के पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में। उसके पीछे बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी। तो क्लियरली एचडीएफसी ट्विंस आज बाजार को संभालने का काम कर रहा है। ये बड़ी दिग्गज बैंक्स और साथ ही छोटी मझौली बैंक्स में से, इनफैक्ट आज सुबह ही हम साउथ इंडियन बैंक पर एक हमारी खबर भी बता रहे थे और स्टॉक प्राइस में मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। पोर्टफोलियो में किस तरह से स्टॉक्स को ऑन अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बैंक्स फाइनेंशियल्स में इन पर्टिकुलर लेना चाहिए, आप बताइए। छोटी मझौली बैंक्स हैं, बड़ी दिग्गज बैंक्स तो हैं ही, लेकिन स्मॉल पॉकेट्स में ज़्यादा नजर रहेगी। यस, अगर बैंकिंग सेक्टर में अभी करेक्शन नहीं आया है, अगर किसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो टॉप पिक आईसीआईसीआई बैंक ही रहेगा और एसबीआई भी गिरावट में मिलता है तो एक अच्छा मौका रहेगा। हो सकता है अच्छे नतीजों के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन अगर गिरावट आती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। जो दूसरी छोटी बैंक से जो चल चुकी है वहाँ पर भी मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन एयू फाइनेंस बैंक ऐसा है जहाँ पर मुझे लगता नहीं ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी। आज की तेजी में भी ये देखिए तो आज 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है। स्टॉक 725-30 के नीचे अब जाते नजर नहीं आता है, तो इसमें हर डिप पे खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए, क्योंकि इसके जो टारगेट आ रहे हैं 840 रुपए तक के आ रहे हैं ऊपर में। तो ये है व्यू आईसीआईसीआई बैंक पर। इसके अलावा अभिषेक, आपसे कुछ क्यूएसआर कंपनियों पर व्यू लेना चाहेंगे। हमने देखा रेस्टोरेंट ब्रांड के जो नतीजे आए काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद नतीजों के बाद हम यहाँ पर अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। देवयानी इंटरनेशनल भी आज 4 से 5% ऊपर है। इन तमाम कंपनियों पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, क्यूएसआर कंपनीज का जो है काफी अच्छा व्यू है, इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म में जो डिमांड है और जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है वो काफी हद तक ये पैंडेमिक के बाद चेंज हो गया है। तो क्यूएसआर एक ऐसा सेगमेंट है जो घर पे डिलीवर करती है। और ये पैंडेमिक के 1.5-2 साल के दौरान बहुत लोगों ने शायद पहली बार पिज़्ज़ाज और बर्गर्स और ये सब ट्राई किया, एटलीस्ट जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं। और वहाँ पे जो ग्रोथ अभी धीरे धीरे हो रहा है और नए स्टोर्स का, उससे काफी लंबे अवधि तक ये ग्रोथ सस्टेन कर सकते हैं ऑल ऑफ दीज कंपनी, सारी कंपनीज। तो इनमें एक लॉन्ग टर्म डिसेंट ग्रोथ हमको मिल सकता है। आज क्यूएसआर स्पेस पे खास नजर रहेगी, क्योंकि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया को आप देखें, वहाँ ब्लॉक की खबर है।
जुबिलेंट फूड पे कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट आई हैं और दिव्यानी को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर भी कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट आई हैं। सफायर फूड के नंबर्स बहुत अच्छे पहले आए थे, तो QSR स्पेस से अलग अलग न्यूज़ की वजह से अलग अलग इंपैक्ट आप हर स्टॉक पे देख रहे हैं। ऐसे ही आप रेस्टोरेंट ब्रांड को देखें तो वो तो लोअर सर्किट पे लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ कुछ ब्लॉक्स हैं। एवरेस्ट अपना पूरा स्टेक सेल करने की बात कर रहा है और जिसके चलते इनफैक्ट ओके रिकवर हो चुका है 15%। सुबह जब हम देख रहे थे तब नीचे था, लेकिन उसके बाद 15-15.5%, क्योंकि अपना पूरा ब्लॉक बेचने की बात हो रही है एवरेस्ट की, और जिसके चलते आप 15-15.5% की मूव देख रहे हैं। एक बार संतोष से इस पे व्यू लेते हैं। संतोष, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी बर्गर किंग अभी तो कह रही है न्यूज़ का एक इम्पैक्ट है, बट रिटेल को पार्टिसिपेट करना चाहिए इस पर। 15-16% ऑलरेडी चढ़ चुका है। यस, ये स्टॉक 15-16% चल चुका है, बट अभी भी और गुंजाइश है। मुझे लगता है 132-33 तक के लेवल दिखा सकता है, जो इसका पुराना स्विंग हाई था। और ओवरऑल स्ट्रक्चर की भी बात करें तो बुलिश हो रहा है। 32 से 35 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है, लेकिन अगर कोई डिप मिलता है 120 के आसपास तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो ऐसे अभी जिसके पास है 130 से 35 की रेंज में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वहाँ से वापस डिप मिलता है 120 के आसपास तो री एंट्री का मौका रहेगा। ठीक है, तो चलिए रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया पर ये राय है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस में हम देख रहे हैं आज मजबूती नज़र आ रही है, लेकिन चलिए 3 बज रहे हैं और खबर गर्म है सेगमेंट का वक्त हो चला है। बता दें आपको खबर गर्म है। इस खास सेगमेंट को लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए। बताइए शरद, डीलिंग रूम में कौन से शेयर्स हैं जिन पर खबर गर्म है? जी बिल्कुल मानसी, तो हमारी जो है बातचीत हो रही है डीलर्स और यहाँ पे जो है थोड़ी लैक लस्टर डे ऑफ ट्रेड ज़रूर थोड़ी देखने मिल रही है, लेकिन कुछ एक्शन जो है आपको मिड कैप स्मॉल कैप में देखने मिल रही है। कैनफिन होम्स जो है फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है डीलर्स कह रहे हैं HNI बाइंग देखने मिले, और हमने भी सुबह देखी तो ब्लॉक ट्रेड्स भी हो रहे थे, एक साइजेबल चंक है। और यहाँ पे जो है स्टॉक 52 वीक हाई लेवल्स पे हिट किया है। और याद रखिए स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आ सकता है। मार्च के महीने में नए MD और CEO को जो है हायर किया गया था, सुरेश श्रीनिवासन अय्यर। और यहाँ पे बाजार का एक्सपेक्टेशन है कि जो मॉर्गेज बिजनेस है वहाँ पे टर्न अराउंड देखने मिल सकता है। और आगे जाते हुए जो कमेंट्री आने वाली है मैनेजमेंट की, स्पेशली आपकी रेवेन्यू ग्रोथ को लेके, मार्जिन्स को लेके, इस पे जो है बाजार का इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा। फॉरेन ब्रोकरेजेस भी जो है थोड़ी बुलिश ज़रूर है, लेकिन याद रखिए स्टॉक में एक तेज़ी ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। ऑलमोस्ट 33% ऊपर जो है स्टॉक में जो उछाल मार्च के लो से देखने मिला है। और अगर Q4 नंबर्स बोले तो लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे, लेकिन प्रॉफिट में बीट ज़रूर आया था, क्योंकि 2 अहम रीजन से, एक हायर फी इनकम था और एक लोअर टैक्स था। तो ओवरऑल जो है थोड़ी बुलिश नज़र आ रही है, स्पेशली मैनेजमेंट चेंज को री रेटिंग लेके, तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। लेकिन याद रखिए जब भी आप इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबर हमें बताने के लिए। कैनफिन होम्स स्टॉक में हम एक्शन देख भी रहे हैं, और जिस तरह से शरद हमें बता रहे थे काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज हैं, नतीजे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन ऑन पॉजिटिव साइड नंबर्स देखने को मिले। और मार्च के निचले स्तरों से स्टॉक में एक अप मूव आ चुका है, ऑलमोस्ट 35% तक की तेज़ी यहाँ स्टॉक देख चुका है। नागराज 681 के लेवल्स पर आज भी हम देख रहे हैं 1.5-2% की तेज़ी वॉलेटाइल मार्केट्स में कैनफिन होम्स में। क्या ट्रेड बनता है? जी हाँ, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था। हायर लेवल अराउंड 690 के 685-90 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। छोटा सा करेक्शन रह सकता है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में कंसोलिडेशन मूवमेंट में आ जाएगा, या छोटा सा करेक्शन में स्टॉक एंटर हो जाएगा। अराउंड उसका 660 का अच्छा खासा सपोर्ट है। 1-2 दिन वेट करना चाहिए स्टॉक्स में, और लंबे अवधि के लिए अभी भी इंटैक्ट है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। आगे वाले दिनों में और भी इस स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिलेगी। ओके, तो आने वाले समय में स्टॉक में और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। ये व्यू है कैनफिन होम्स पर। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर कि इस वक्त दबाव काफ़ी बन रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में अब 5% तक की गिरावट आ चुकी है, करीब 70 अंक नीचे है, दिन के निचले स्तर के पास कारोबार कर रहा है। और हम रियल एस्टेट स्टॉक में अच्छी तेज़ी देख रहे थे हाल फिलहाल, लेकिन आज थोड़ी यहाँ पर गिरावट है। क्या करना चाहिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में? संतोष, और गिरावट देख रहे हैं आप, कोई ट्रेड देख रहे हैं सेल साइड पर या फिर छोड़ दें? यस, इस स्टॉक में एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिल रहा है, और आज के सत्र में स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद और प्रेशर बने, स्टॉक अपने 1280 लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ से करीबन और 15-20-25 रुपए की गिरावट बची हुई है। तो ऊपर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। ऊपर में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1335 रुपए का। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर, क्योंकि बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंचने वाला है, बाजार की
तेजी के क्या ट्रिगर हैं, अभी कहाँ निवेश के मौके बनते हैं, साथ ही मल्टी एसेट्स फंड में क्यों निवेश ज़रूरी है, ये तमाम सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में भी हैं तो इस पर हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड मैनेजर आशीष नायक से खास बातचीत की है। आइए एक बार उनका व्यू सुनवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में, जहां पर हम बाजार से जुड़े हर अहम पहलू पर बात करते हैं। और आज मेरे साथ आशीष नायक, इक्विटी फंड मैनेजर एक्सिस म्यूचुअल फंड, जुड़ गए हैं। आशीष, स्वागत है आपका। पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल मैं आपसे पूछूं उससे पहले बाजार की दिशा समझना चाहते हैं, और बाजार क्या अपने हाई पर पहुंच चुका है या बेहद करीब है? शुक्रिया। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो पिछले 1 या 2 महीने में हमने काफी हद तक चढ़ाव देखा है मार्केट में। हमें दिख रहा है कि इन्फ्लेशन, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था मार्केट्स के लिए पिछले 18 महीने से, अभी हमें दिख रहा है धीरे धीरे वो कूल डाउन हो रहा है। ग्लोबल सेंट्रल मार्केट्स ने, बैंकर्स ने इंटरेस्ट रेट्स अभी पॉज पे रखे हैं, हाइक्स, और इस वजह से हमें दिख रहा है कि कुछ हद तक इक्विटी में इंटरेस्ट बढ़ गया है। हमें ये भी दिख रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो जहाँ पे ग्रोथ जो है वो काफी स्लो डाउन हो गई है, बट इंडिया में अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि काफी कंपनियों का फिस्कल ईयर ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। यहाँ से आगे भी कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे ग्रोथ आउटलुक काफी स्ट्रांग है, और उन कंपनियों में हमें लगता है कि यहाँ से हमें 2023 के विनर्स मिलेंगे। और साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो काफी स्टेबल है, डिस्क्रिशनरी डिमांड भी इंडिया में स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ग्लोबल जो भी यहाँ से ग्रोथ स्लो डाउन होगा उसे हम कुछ हद तक निगेट कर सकते हैं। और डेट मार्केट की अगर बात करें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से इन्फ्लेशन कूल होने की वजह से इंटरेस्ट रेट जो कर्व है, बॉन्ड यील्ड कर्व है, वो 7 से 7.25% की रेट्स पे आ गया है। यहाँ से आगे हमें लगता है कि कुछ हद तक ड्यूरेशन ऐड करने से बेनिफिट हो सकता है, और मॉडरेट ड्यूरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ से अच्छी कर सकती है। तीसरा जो एसेट क्लास है गोल्ड, वहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि पिछले 5 साल में लोगों ने ये सोचा था कि गोल्ड जो है वो कुछ हद तक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह से देखा जाता है, बट पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो इक्विटी ने 12 से 12.5% रिटर्न दिया है, फिक्स्ड इनकम 6 से 6.5%, बट गोल्ड जो है वो यहाँ पे स्टार परफॉर्मर रहा है 14% रिटर्न से। इसका रीजन ये भी है कि हमें पिछले 5 सालों में काफी हद तक वोलेटिलिटी दिखी है, और लोगों ने एक सेफ बेट और कॉशियस बेट की तरह गोल्ड को ट्रीट किया है, इसलिए यहाँ से अच्छे रिटर्न्स बने हैं। तो तीनों एसेट क्लासेस में कुछ हद तक बेनिफिट रहा है, और अगर इनमें डाइवर्सिफिकेशन देखा जाए तो काफी हद तक एसेट पोर्टफोलियो में रिस्क रिटर्न अच्छा हो सकता है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर हमने काफ़ी हद तक डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन की तो बात कर ली है, लेकिन मल्टी एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस आपको अपने पोर्टफोलियो लेवल पर अपनाना होता है, और दूसरा इस तरह के प्रोडक्ट्स भी है जो आपको इस तरह की सुविधा देते हैं। आशीष, तो क्या फ़र्क है दोनों तरह की डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक्स में? तो एक जो होता है, अगर निवेशक चाहे तो डायरेक्टली इन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इनमें कुछ खामियां हैं। जैसे कि अगर हम पहली बात करें कि हर एक एसेट क्लास का अपना एक डायनामिक होता है, किस तरह से वो मार्केट के उतार चढ़ाव में रिएक्ट करेगा, उसको कौन से वेरिएबल्स इम्पैक्ट करेंगे और जिससे उसके प्राइस में इम्पैक्ट आएगा, इनको काफी बारीकी से जानना होता है। दूसरी चीज ये होती है कि हर एसेट क्लास में कुछ तरह के रिस्क होते हैं जो कि पोटेंशियली पूरे पोर्टफोलियो को डैमेज कर सकते हैं, और अगर इनमें टाइमिंग गलत हो जाए तो काफी हद तक इससे इम्पैक्ट हो सकता है। और तीसरा ये है कि जो टैक्स ट्रीटमेंट होती है, जैसे आपने बात की मल्टी एसेट फंड्स की, जिन फंड्स में अगर 65% से ज्यादा डोमेस्टिक इक्विटी में अगर इन्वेस्टेड है, 1 साल से ज्यादा अगर इन्वेस्टेड रहे, तो यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो भी काफी कम होता है, 10% तक, जो कि अगर हम अलग अलग एसेट क्लास में इंडिविजुअली इन्वेस्ट करें तो टैक्स स्लैब्स काफी हाई हो सकते हैं। तो आशीष, मुझे ये बताएं, डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा नियम है जो आप जब भी अपने निवेश के बारे में सोचते हैं, रणनीति अपनाते हैं, तब से आपको शुरुआत में ही इससे शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन मल्टी एसेट प्रोडक्ट को पोर्टफोलियो में कब शामिल किया जाए? पोर्टफोलियो किस लेवल तक पहुंचने के बाद आप इस तरह के प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकते हैं?
तो जैसे हमने बात की कि मल्टी एसेट फंड के जो बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन के, ये हमेशा से ही किसी भी इन्वेस्टर को, हालांकि वो नया इन्वेस्टर है या फिर जैसे हमें कहते हैं कि एग्जिस्टिंग या सीजन्ड इन्वेस्टर है, उनके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है ये कि जो ओवरऑल रिटर्न्स होते हैं, हर एक एसेट क्लास में कोरिलेशन कम होने की वजह से ओवरऑल जो गिरावट होती है, जिसे हम कहते हैं ड्रॉडाउन मार्केट की फॉल्स में, वो काफी कम हो जाता है, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल काफी अच्छा होता है। जब तक किसी इन्वेस्टर को इतना कंफर्ट नहीं आ जाता कि वो एक अकेले एसेट क्लास में जैसे कि इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सके, उनको मल्टी एसेट फंड्स को पे ध्यान देना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रखना चाहिए। मुझे ये बताएं कि एएमसी लेवल पर जिस तरह के बाज़ार से हम गुज़र रहे हैं और जिस तरह का माहौल ट्रिगर हो रहा है ग्लोबली, आप एज एन एएमसी इक्विटी, डेट और गोल्ड में किस तरह से प्लेस्ड हैं? तो जैसे हमने कहा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का व्यू ये है कि 2023 में ग्रोथ स्टॉक्स जो है, जिनमें की कंसिस्टेंटली अर्निंग्स ग्रो होती रही है, उन जैसे विनर्स में ही इस 2023 में अच्छे रिटर्न्स दिख सकते हैं। अभी मार्केट भी इस तरह के स्टॉक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रहे हैं इंडिया में और बाहर भी। साथ ही अगर हम ये फिक्स्ड इनकम की बात करें, तो अभी इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहा है, और इसकी वजह से रेट पॉज होने के कारण अभी हमें लगता है कि यहाँ से आगे ड्यूरेशन कुछ हद तक ऐड करना ऑन अ स्टैगर्ड मैनर, धीरे धीरे ड्यूरेशन ऐड करना पोर्टफोलियो में बेनिफिशियल हो सकता है। गोल्ड जो है वो हमेशा से ही एक सेफ बेट की तरह देखा जाना चाहिए, और एक्सिस म्यूचुअल फंड जो हमारे स्ट्रेटेजीज हैं जहाँ पे गोल्ड है, उसमें भी एक तरह से हेज या फिर एक तरह से बचाने के लिए पोर्टफोलियो को गोल्ड में इन्वेस्ट करता रहा है। इसका बेनिफिट हमने पिछले 5 साल में, जैसे हमने कहा, देखा है, और आगे भी हमें उथल पुथल के समय ये बेनिफिट कर। चलिए, इसी के साथ चर्चा को यहीं हम समाप्त करते हैं। आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार। बिल्कुल, तो ये थे एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड मैनेजर आशीष नायक बाजार पर अपनी राय देते हुए। इस बीच एक और नतीजा है, जीएनएफसी ने अपने नतीजे घोषित किए, स्टॉक 7% नीचे आ चुका है, 30 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया। लेकिन बाकी नंबर्स अगर आपको बताएं तो आय में हल्की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है, और मुनाफा अगर देखेंगे तो माफ कीजिएगा, आय में कमी आई है, 2271 करोड़ के आंकड़े आए हैं आय में, और मुनाफे में भी कमी देखने को मिली है। स्टॉक 8% नीचे इस वक्त आ चुका है। संतोष जी, क्विकली इसके चार्ट्स देखकर बताएंगे, जीएनएफसी के स्टॉक में गिरावट है भारी नतीजों के बाद, क्या करें अभी? यस, इसमें जो गिरावट आई है उसमें आज का जो लो लगा है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे लगा है, वो एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज है। तो उस लो पे मेरी नज़र रहेगी, अगर वो लो होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो हमको वापस एक रिकवरी देखने को मिल सकती है ऊपर में 620 640 तक की। लेकिन इन केस आज का लो 589 का ब्रेक होता है तो स्टॉक में शायद प्रेशर बढ़ सकता है, और अगला लेवल जो रहेगा 555 का सपोर्ट लेवल रहेगा। ठीक है, तो 555 तक के आ सकते हैं, लेकिन 589 के सपोर्ट के लेवल को अगर तोड़ा तो फिर स्टॉक और नीचे आ सकता है। फिलहाल नतीजे कमजोर हैं, मुनाफे में हल्की बढ़त है लेकिन आय में वीकनेस है, नतीजे कमजोर आए हैं। 30 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का लेकिन यहाँ पर ऐलान कर दिया है, बट नतीजा आने के बाद हमने देखा कि स्टॉक में करीब 8.5% की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है जीएनएफसी के। तो ये एक नतीजा आपके स्क्रीन पर। इसके अलावा कुछ और भी नतीजों पर फोकस करते हैं, और कल जोमेटो के भी नंबर्स आने वाले हैं। तीसरी तिमाही में तो हमने देखा था कि मैनेजमेंट की तरफ से कुछ पॉजिटिव कमेंट्री आई थी, अब देखना होगा कि वो इस बार के नतीजों में, FY23 के नतीजों में कितना रिफ्लेक्ट होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना है इस बार के नंबर्स, और नतीजों से क्या अनुमान है ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए। तो जोमेटो के जो Q4 नंबर्स है वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करें कि रेवेन्यू ग्रोथ होगी और 9% की। फूड डिलीवरी बिजनेस, हाइपरपावर बिजनेस, वहाँ पे थोड़ी सी बेटर ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है। तो यस, ओवरऑल रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड है वो 9% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में इबिटा में भी ये टाइम लॉस ही एक्सपेक्टेड है, पर इबिटा लॉसेज है 359 क्रॉस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम
लोग ये कंपेयर कर रहे हैं 359 क्रॉस वर्सेस 265 क्रॉस जो लास्ट क्वार्टर में हुए थे। लॉसेस भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 356 क्रॉस वर्सेस 346 क्रॉस। ओवरऑल फूड डिलीवरी बिजनेस में जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है फ्लैट रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यूनिट इकोनॉमिक्स और फूड डिलीवरी बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि स्टेडी रहेगी और ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है स्लाइड थोड़ी सी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है फूड कंट्रीब्यूशन मार्जिन में, फूड डिलीवरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन में। हाइपरपावर बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी 20+% ग्रोथ। ब्लिंकिट की परफॉर्मेंस भी रेजिलिएंट रहेगी और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की ग्रोथ होगी वो है अराउंड 14% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ऑल इन ऑल इबिटा फूड डिलीवरी का एक्सपेक्टेड है अराउंड 40 क्रॉस के आसपास। तो ये एक वैल्यू शॉर्टली वॉच आउट करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स है। फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे कि क्या आ रहे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या है फूड डिलीवरी बिजनेस में, उनकी आउटलुक वहाँ पे क्या है, क्विक कॉमर्स क्या कैसे कर रहा है, उनकी अपडेट वहाँ पे कैसे है, ब्लिंकिट बिजनेस के बारे में सब बिजनेसेस की अपडेट लेंगे, कमेंट्री वहाँ पे। और कमेंट्री फूड डिलीवरी स्पेशली ऑर्डरिंग में जो सबड्यूड डिमांड थी Q3 में वो क्या इंप्रूव हो रही है, आगे जाते हुए उन्हें क्या दिख रही है इन टर्म्स ऑफ डिमांड ट्रेंड, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल विनीत, शुक्रिया आपका ये अनुमान हमें बताने के लिए। तो जोमेटो के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स लॉस जो है वो वाइडन होता हुआ दिख सकता है। बिड्डा लॉस में भी बढ़ोतरी के यहाँ पर संकेत मिल रहा है, हालांकि रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिली और 9% के आप मूव रेवेन्यू के फ्रंट पर। लेकिन संतोष, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ब्लिंकिट क्या अपडेट पर भी नज़र रखनी होगी। इसके अलावा फूड ऑर्डरिंग को लेकर वीकनेस जो थर्ड क्वार्टर में देखने को मिली थी उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट फोर्थ क्वार्टर तक पहुँचता है नहीं, ये सारी चीज़ें हैं जिस पर नज़र रखनी होगी। आपकी राय क्या होगी? टेक्निकल एक बार आउटलुक आपसे जानना चाहेंगे जोमेटो के प्राइस पर। जोमेटो की बात करें तो ये बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। कई सारी बीच में नेगेटिव न्यूज़ भी आई बट स्टॉक ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, तो वो एक इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में अब यहाँ से शायद डाउन साइड लिमिटेड है। तो 60 रुपीज़ का मैं सपोर्ट वॉच करूंगा। 60 रुपीज़ का अगर लो नहीं तोड़ता है तो स्टॉक में गुंजाइश बनती है कि शायद ये तेज़ी दिखा सकता है। ऊपर में जैसे ही 66.5 का लेवल क्रॉस होता है हमको शायद 75-80 रुपीज़ तक की रैली देखने को मिल सकती है। और इन केस अगर 60 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर अगला जो सपोर्ट लेवल रहेगा 56 रुपीज़ का रहेगा। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बुलिश साइड फेवर कर रहा है। मेरा वॉच रहेगा 60 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदारी की जा सकती है। ये तो जोमेटो के नंबर्स पर आप नंबर्स से पहले रिएक्शन दे रहे हैं और हमें विनी बता भी रही थी कि एक्सपेक्ट कैसा करना चाहिए। टेक्निकली आपको यहाँ अच्छा दिख रहा है। नागराज, आप BTSC ट्रेड्स क्या लेंगे? बस जाते थे और 15-20 मिनट ही रह गए हैं। क्या यहाँ से कुछ ऐसे ट्रेड्स जो नंबर्स का जहाँ इम्पैक्ट हो सकता है या फॉर दैट मैटर जहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही हो? जी हाँ, थोड़े स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अभी भी है। आप KRBL की आप चार्ट देखोगे, चार्टिकली एक अच्छा खासा पैटर्न में है और एक रेंज बाउंड एक्शन के जो अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है अराउंड 411-412 के आसपास। एक चार्टिकली एक लग रहा है कि आगे वाले दिनों में और भी एक अपसाइड बाउंस दिखने को मिलेगा और उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड 425-430 के आसपास। राइट, KRBL पर आप एक नज़र रखें, ये रडार पर आ रहा है नागराज के। ठीक है, बाजार इस वक्त इस बीच और स्लिप हुआ है और आप निफ्टी तो 18,130 के आसपास चल रहा है और बैंक निफ्टी में गेंस अपने सारे रोड के और 43,800 के पास इस वक्त लेवल दिख रहे हैं। एक इंडेक्स पे क्या कॉल होगी संतोष? क्या यहाँ से एक बार के लिए अगर आपने हालांकि स्टार्टिंग में एक डाउन साइड लिमिटेड है और 18,000 के नीचे भी स्लिप हो सकता है, क्या कोई पुट बाय करके या फिर ऊपर की कॉल सेल करके भी एक स्ट्रैटेजी ली जा सकती है? यस, अभी मेरी सलाह ये रहेगी कि अभी थोड़ा सा डाउन साइड और बचा है। 18,050 18,080 तक हम जा सकते हैं जो निफ्टी का 20 डे मूविंग एवरेज है। तो आज कुछ ट्रेड ना करते हो उस लेवल के आसपास मिले तो फिर हम कॉल के साइड बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं क्योंकि फिर स्टॉप लॉस आपका वेल डिफाइन रहेगा 17,950 का। तो आज कुछ ना करें, 18,050 के आसपास आता है तो बाइंग के मौके ढूंढना चाहिए। तो डाउन साइड और ज़्यादा नज़र आ सकते हैं और इसी के चलते मार्केट्स को इस वक्त इंडेक्स स्पेसिफिक जो है वॉच लिस्ट में ही रखने की राय मिलती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच संतोष, एक बार आपके BTSC ट्रेड्स भी बताइए, कोई स्टॉक जो इस वक्त लेकर जाना चाहेंगे आप? यस, एक BTST और एक STBT दोनों में डिस्कस करना चाहूँगा। अभी KRBL डिस्कस किया, सिमिलर थीम से मेरा दावत LT फूड्स रहेगा। इस स्टॉक में भी देखे तो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद पुल बैक दिखाने के बाद आज फिर से मोमेंटम पकड़ते दिख रहा है और अभी एक ब्रेकआउट आया है तो मुझे लगता है यहाँ पे और तेज़ी बन सकती है। 122 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, नीचे 113 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। STBT के लिए मैं ACC की सलाह दूंगा। इसमें एक हमको लोअर लेवल से पुल बैक देखने को मिला था लेकिन फिर से एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिल रही है। आज के सत्र में इसने एक सपोर्ट लेवल 1720 को ब्रेक किया है तो यहाँ सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। 1700 के पुट राइटर भी थोड़े से नर्वस नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है 1700 का लेवल भी ब्रेक हो जाए और नीचे शायद 1660 तक के लेवल दिखा
दिखा दे तो 1660 के टारगेट के लिए 1725 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बिकवाली की जा सकती है। ओके तो चलिए ये दो BTST और STBT ट्रेड्स इस वक्त संतोष की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नतीजों को ज़्यादातर कह सकते हैं कि हैवी वेट्स निफ्टी के ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स वेटेज वाली कंपनियों के नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन चुनिंदा कंपनियां हैं निफ्टी FNO में जो अभी नतीजे पेश कर रही हैं। आज SBI ITC पर नज़र थी, अब JSW स्टील के नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजों से किस तरह के सेंटिमेंट्स निकल कर आ सकते हैं, अनुमान क्या है, कौन सी चीज़ें, कौन से फैक्टर्स ट्रिगर्स हैं जिस पर नज़र रखी जाए, ये सब हमें आशीषा बता रही है। आशीषा बताइए कैसे रह सकते हैं JSW स्टील के नतीजे? जी हाँ, हायर वॉल्यूम्स और हायर रियलाइजेशंस के चलते इस क्वार्टर JSW स्टील्स के नतीजे अच्छे हो सकते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर 16% का अपटिक देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। मार्जिन्स 14.3% पे आ सकते हैं वर्सेस 11.5% जो कंपनी ने थर्ड क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब 300 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। बाकी इंटरनल्स की बात करें तो EBITDA पर टन में भी 23% का जंप एक्सपेक्टेड है सिक्वेंशियल बेसिस पर। कंपनी ने प्राइस हाइक्स अंडरटेक किए थे, कॉन्ट्रैक्ट रीसेट्स भी हुए थे, जिसके चलते रियलाइजेशंस में अपटिक देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो FY24 की गाइडेंस क्या आती है वो एक क्रूशियल पॉइंट रहेगा। इसके अलावा डीलेवरेजिंग रोड मैप और प्रोडक्शन रैंप अप कैसे होता है कैप्टिव आयरन और माइंस में, ये भी की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। ऑल इन ऑल अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है सिक्वेंशियल बेसिस पर। हायर वॉल्यूम्स और हायर रियलाइजेशंस के चलते स्ट्रॉन्ग नतीजे आ सकते हैं JSW स्टील से। ठीक है, एक बार JSW स्टील को भी ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। संतोष, JSW स्टील के चार्ट्स पर आप कमेंट करेंगे? यस, स्ट्रक्चर देखे तो थोड़ा सा वीकनेस साइड ज़्यादा रहे क्योंकि स्टॉक आज अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देख के जा रहा है, वो अच्छा साइन नहीं है। हालांकि अभी भी हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकडाउन और स्टॉक 680 के सपोर्ट से बाउंस बैक कर जाए, बट फॉर टाइमिंग व्यू बेयरिश है। 700 का स्टॉप लॉस लगा के अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो कर सकता है। नीचे में संभावना बन सकती है कि 666 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई बात JSW स्टील की लेकिन एक बार फिर से मार्केट्स का रुख करते हैं और देखते हैं कि क्या थोड़ा सा कॉशियस में क्या आपका नज़रिया थोड़ा डाउनसाइड, क्योंकि हालांकि 18,000 के नीचे स्लिप होने की बात हो रही है, ये सिर्फ आज की वॉलेटिलिटी है या फिर थोड़ा सा आपको कॉशियस होना चाहिए? नागराज, आप कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड भी इनिशिएट करेंगे यहाँ पे? दोनों ने आपने LT फूड्स और KRBL यानी राइस काउंटर्स पे तो मूवमेंट दिख रही है, आपको लॉन्ग्स ले रहे हैं, लेकिन क्या थोड़ा प्रेशर में एक आध दिन के लिए कंसोलिडेशन बैंक्स फाइनेंशियल्स पर दिख सकती है या फिर जो ऑटो थोड़ा थक रहा है? जी हाँ, मेटल में थोड़ा कुछ वीकनेस और भी कंटिन्यू रह सकता है और मुझे नहीं लगता ये इंडेक्स में एक काफी कुछ रिवर्सल या बड़ा मंदी के कुछ लक्षण दिख रहा हो। कंसोलिडेशन पैटर्न रहेगा, साइडवेज रेंज रहेगा मार्केट में और 18,050 18,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। उधर से एक 2-3 दिन में एक अपसाइड बाउंस दिखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए राय आपको मिलती हुई शॉर्ट साइड पर भी इस वक्त ट्रेड्स जो बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बाजार की ब्रेथ जो है वो बेरिश बनती हुई इस वक्त दिख रही है। लेकिन रियल एस्टेट पैक में अभिषेक आपसे मैं राय जानना चाहूँगी, रियल एस्टेट सेक्टर की ही अगर बात करें, देखिए पिछले दिनों हमने देखा इनफैक्ट कुछ सालों के डाउन ट्रेंड के बाद ये सेक्टर ने जो एक अपमूव की तेज़ी पकड़ी है, अप साइकिल जो पकड़ा है, वो तेज़ी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, चाहे फिर वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट हो, कमर्शियल रियल एस्टेट हो। कलेक्शन फिगर्स लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट नतीजों से ठीक पहले जो ऑपरेशनल अपडेट्स लगातार इन कंपनियों के आए वो भी पॉजिटिव रहे हैं और रियल एस्टेट सेक्टर लगातार 3 हफ्तों से मजबूती दिखा रहा था। लेकिन इस वक्त बाजार की जो गिरावट इस हफ्ते शुरू हुई है मंगलवार से, तब से लेकर अब तक रियल एस्टेट में भी हम कमजोरी देख रहे हैं। इस कमजोरी को कैसे प्ले आउट किया जाए और रियल एस्टेट मेजर्स लाइक DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट मैक्रो, शोभा, पूर्वांकरा, प्रेस्टीज एस्टेट, ये सारे के सारे स्टॉक अच्छे मजबूती के साथ ट्रेड करने के लिए काफ़ी हद तक माने जाते हैं। इनमें क्या इस गिरावट में एक बार एंट्री पोर्टफोलियो के लिहाज से ढूंढनी चाहिए? जी, अभी मार्केट जैसा प्ले आउट हो रहा है वो ये है कि कोई भी सेक्टर या कोई भी स्टॉक अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो तुरंत एक प्रॉफिट टेकिंग आ जाता है। ये लास्ट 1-1.5 साल से एक रेंज बाउंड मार्केट का एक नेचर है और अभी रियल एस्टेट अगर हम फंडामेंटली देखें तो काफी सालों बाद 5-6 साल बाद ये एक अप ट्रेंड में आया है। बिजनेस साइकिल घूम रहा है, ये दिखाई दे रहा है
और जैसे आपने बताया कि जो नंबर्स ये लोग पब्लिश कर रहे हैं बुकिंग्स के, ऑर्डर फ्लो के, वो बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये जो जिस दिन थोड़ा वीकनेस आ रहा है इन स्टॉक्स में, वो अभिषेक से हमारा संपर्क टूट रहा है टेक्निकल ग्लिच के चलते, लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स हैं जिस पर बातचीत कर लेते हैं। अभिषेक से फिर से जुड़ने की कोशिश होगी। हनीवेल ऑटोमेशन, संतोष ये स्टॉक देखिए, रोबस्ट सेट ऑफ नंबर्स, काफ़ी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे। Q4 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग शो था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स में अच्छी खासी बढ़त थी और इसी के चलते स्टॉक प्राइस भी करीब 8% तक की तेज़ी दिखा चुका है आज के सत्र में। अच्छी मजबूती है हनीवेल ऑटोमेशन के स्टॉक प्राइस पर, आपकी राय क्या होगी? यस, इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक 42,000 रुपीज़ के आसपास इसमें एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वहाँ हो सकता है एक मुनाफा वसूली देखने को मिले। इन केस 42,000 अगर ये क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो फिर स्टॉक 44,000 की ओर भी बढ़ सकता है। अगर 42,000 के यहाँ से अटकता और प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे 39,000 एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, हनीवेल पे आज नंबर्स के बाद का एक बड़ा रिएक्शन है। ये तो क्लियर है कि बाजार में जहाँ जहाँ भी अच्छे नंबर आ रहे हैं स्ट्रीट उसे रिवॉर्ड भी कर रहा है, और जहाँ नंबर्स आने वाले हैं, जोमेटो का स्टॉक जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया, इसका रिव्यू भी हमें बता रही थी, इसका प्रीव्यू भी हमें विनी बता रही थी, लेकिन जोमेटो का स्टॉक हमने मानसी अभी डिस्कस तो नहीं किया, टेक्निकल चार्ट ले लिया हमने। अच्छा राइट, संतोष से ही लिया था। संतोष ने कहा था कि उन्हें अच्छा लग रहा है यहाँ से और वो यहाँ से बाय करना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन जाने से पहले कुछ और ट्रेड्स डिस्कस करें। टॉप लूजर्स में अगर आप यहाँ बात करें तो बैंक्स में SBI पोस्ट द नंबर्स, ITC पोस्ट द नंबर्स। ये इनफैक्ट ओके, इनमें ट्रेड्स थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं या मेरी स्क्रीन पर अपडेट नहीं हो रहे हैं, आई थिंक। ओके, ITC यस 2% नीचे है, SBI भी नीचे है, और इनफैक्ट सबसे बड़ा ड्रैगर तो डिविस लेबोरेटरी है। एक बार संतोष से ही डिस्कस करते हैं। संतोष, डिविस लैब तो डॉक्टर रेड्डीज के बाद से ही लगातार नीचे ही है, और अब लगभग 31-32 के भी नीचे ये स्लिप हो गया। क्या ओवरसोल्ड जोन में है, कोई रिकवरी साइंस है नंबर्स से पहले, या फिर अभी भी इस पे शॉर्टिंग प्रेशर ही है? यस, डिविस लैब की बात करें तो पिछले 6-7 क्वार्टर से यही हो रहा है कि नतीजों के आसपास आता है, इसमें गिरावट शुरू रहती है नतीजों के बाद, क्योंकि लगातार कमजोर नतीजे आ रहे हैं और बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस बार हो इसीलिए ट्रेडर्स नर्वस नजर आ रहे हैं नतीजों के पहले, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी के भी कमजोर नतीजे आए। स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है जो इसका 100 दिन का मूविंग एवरेज है, करीबन 3100 से 3125 के बीच में। तो देखना होगा कि ये यहाँ से कुछ रिकवरी दिखाने में कामयाब होता है, नहीं अगर यहाँ से कुछ रिकवरी देखने को मिलती है तो शायद स्टॉक में और रिजल्ट से कोई पॉजिटिव सरप्राइज आता है आने वाले दिनों में, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट हो सकता है। बट फॉर टाइमिंग इसमें सेलिंग प्रेशर है, और यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट 3125 से 3100 के बीच का बनता है। अगर वो होल्ड कर जाता है तो बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं, अगर उसके नीचे फिसलता है तो फिर शायद और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। ओके, तो चलिए ये राय आपको मिलती हुई लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर काउंटर फार्मा स्पेस पर इन पर्टिकुलर। लेकिन ऑटो कंपोनेंट्स की अगर बात करें, मिड कैप स्पेस में ऑटो एंसिलरी काफ़ी अच्छे चाल दिखा रहे हैं। कल भी हम देख रहे थे एक थीम थी मिड कैप में, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो एंसिलरी में अच्छा खासा मजबूत ट्रेंड नजर आ रहा था। आज भी आप देखिए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जैसे स्टॉक में अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस जो है अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड करता हुआ, और ताज़ा मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की अगर माने, उनका ये कहना है कि 3,950 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पर नागराज, आपकी राय क्या होगी? करीब 3% की तेजी, आज स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन दिख रहा है, टुवर्ड्स डे हाई स्टॉक ट्रेड करता हुआ। जी हाँ, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है विदाउट शोइंग एनी शार्प करेक्शन। एक दिन के बीच में करेक्शन आया था, उसके बाद में कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। मेरे ख्याल से अराउंड उसका जो अपसाइड मोमेंटम जो बना हुआ है कंटिन्यूस रहेगा आगे वाले दिनों में, और मुझे लगता है उसका नेक्स्ट हार्डल रहेगा अराउंड 3750 3800 का इन द शॉर्ट टर्म। ओके, 3800 इन शॉर्ट टर्म यहाँ पर एक हर्डल होगा। वहाँ से एक बार अगर स्टॉक रिएक्ट करता है तो फिर आगे और स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, ये राय मिलती हुई आपको। लेकिन चलिए कुछ और काउंटर्स जहाँ पर काफ़ी हद तक एक्टिविटी नज़र आ रही है उस पर नज़र डालते हैं। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट्स को देखें। आज ये बिकवाली का दबाव जो है बाजार को संभालने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, SBI जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पर हम एक्शन के साथ कामकाज देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे टॉप गेनिंग मोमेंटम जिन स्टॉक्स में है उन स्टॉक्स में होटल स्पेस भी शामिल है। इंडियन होटल्स के चार्ट्स आज भले ही ना रिएक्ट कर रहे हों, लेकिन
लेकिन होटल स्टॉक्स भी अभिषेक काफ़ी हद तक फोकस में रहा है। एक थीम है जिस पर खास तौर से नज़र होनी चाहिए, और ऑफकोर्स ये तो सीजनलिटी फैक्टर भी है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों से ठीक पहले होटल स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। EIH होटल्स देखिए अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड करता हुआ। इस पूरे थीम को लीजर यानी कि होटल्स, टूरिज्म, मल्टीप्लेक्स, इसको आप कैसे देखते हैं? फंडामेंटल आउटलुक आपका क्या होगा? 7% अप मूव EIH के काउंटर में आज दिख रहा है। मेरे हिसाब से जो होटल सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा है। स्पेशली हमने जो देखा है ना, एक ट्रेंड चेंज होते हुए देखा है इन द कंज्यूमर क्लास। जो आसपास देखते हैं कि कोविड में जो 1.5-2 साल लोगों ने घर में बिताए, उसके बाद से जो घूमने का एक शौक बोलिए या जो भी आप कह सकते हैं उसको, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों में। तो छोटी छोटी छुट्टियों में बाहर जाना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड प्राइसेस जो होटल के रूम रेट्स हो या एयरलाइन बुकिंग्स हो या ट्रेन की बुकिंग्स हो, ये बहुत एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और इन अ वे दैट इट इज गुड फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि टूरिज्म हमारे देश में वन ऑफ द लार्जेस्ट जनरेटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ GDP भी है। तो ये एक स्पिल ऑफ इफेक्ट भी होता है। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव हूं मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर पे। लेकिन इस बीच रैमको सीमेंट के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा अगर देखेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे 123 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है 151 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। सालाना आधार पर ये आंकड़े आप देख रहे हैं। इनफैक्ट मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन मार्जिन्स में एक डिप नजर आएगा। कामकाजी मुनाफा भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इनफैक्ट मार्जिन्स के फ्रंट पर 17% से कंपनी के मार्जिन्स जो 16% पर आते हुए देखने को मिले हैं। अदर इनकम का एक फैक्टर है जो कि प्ले आउट हो रहा है। कंसोलिडेटेड आय 1698 करोड़ से बढ़ी है 2558 करोड़ पर कंपनी की आय का फिगर। तो मुनाफे में बढ़त है, आय के आंकड़े में भी इजाफा है। अदर इनकम 17% बढ़ती हुई दिखी है। 2 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी रैमको सीमेंट ने किया। 794 के लेवल्स पर इस वक्त संतोष ट्रेड करता हुआ। सीमेंट पैक में रैमको सीमेंट नतीजों के साथ साथ, क्योंकि नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। देखिए आधे % लाल निशान में था, हरे निशान में आता हुआ आधे से 1% तक की तेजी। सिर्फ रैमको सीमेंट ही नहीं, सीमेंट मिड कैप सीमेंट प्लेस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। यस, पर्टिकुलरली रामको सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिटिल अच्छा है, लेकिन 810 तक मुझे लग रहा है कि 15 रुपए की तेजी और आ सकती है। 810 इसके लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर बन सकता है। और इन केस अगर ये 810 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो फिर बड़ी तेजी बनेगी। बट अभी जिसके पास है वो 810 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की राय रैमको सीमेंट पर इस वक्त मिलती हुई दिख रही है। IT मेजर्स की अगर बात करें, यहाँ पर आज बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। मेटल पैक में गिरावट हावी होती हुई देख रहे हैं हम। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटर्स जो हैं इस वक्त भी आप देखेंगे बैंक्स फाइनेंशियल्स इस वक्त मार्केट में नजर आ रहे हैं, जहाँ HDFC ट्विंस ने आज बाजार को संभालने का काम किया है। और साथ ही ICICI बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर से जहाँ पर मजबूती हम देख रहे हैं। ITC नतीजों के बाद और SBI नतीजों के बाद जो है नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। हम कमजोरी देख रहे हैं दोनों स्टॉक्स में। ITC में करीब 2-2.5% तक की गिरावट अभी थोड़ी देर पहले नंबर्स आते हुए देखने को मिले। और इसके साथ SBI भी आज ही के दिन हम करीब 2% तक की बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। HUL और M&M तो क्लियरली कंजम्पशन थीम भी इस वक्त प्ले आउट नहीं कर रही है। बाजार में वॉलेटिलिटी नजर आई और बाजार की क्लोजिंग इस वक्त कैसी हो रही है, आइए इन डिटेल समझते हैं प्रियंका से। ओवर टू यू प्रियंका। राइट, बिल्कुल। देखिए आज बाजार खुले तो एक स्ट्रेंथ के साथ थे, लेकिन मिड डे में आपने देखा बाजार स्लिप हुए हैं और स्लिप होकर इनफैक्ट 18,150 के पास से भी नीचे स्लिप होते हुए लगभग आप देखें तो 18,135 और बैंक निफ्टी भी जहां 44,000 के ऊपर था वहां से लगभग 300-350 पॉइंट्स नीचे स्लिप हो गया। तो थोड़ा सा तो आपको कॉशियस नजर या प्रॉफिट बुकिंग सेक्टर वाइज भी आप देखें तो स्ट्रेंथ जिन सेक्टर्स में दिख रही थी, हालांकि मॉर्निंग ट्रेड में आपको बजाज, फाइनेंशियल्स, बैंक्स, मेटल्स, इन सब में अच्छी खासी तेज़ी दिख रही थी, लेकिन वो सारे के सारे कहीं ना कहीं यहाँ पर बिकवाली हुई है, वहाँ पर ज़रूर गेन्स इरोड हुए हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है, ग्लोबल मार्केट से सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हमारे बाजार काफ़ी चले हुए हैं। लास्ट वीक अगर आप देखें ऑल टाइम हाई के पास ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी था और तो थोड़ी
थोड़ी सी आपको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग एक जरूर दिख रही है, लेकिन बड़े लार्ज कैप्स में आपको कहीं ना कहीं थोड़े प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। अगर निफ्टी लूजर्स की इस वक्त आप बात करें तो पहले जो 5 काउंटर्स हैं उसमें एक डिविस लैब तो है ही सबसे बड़ा ड्रैगर, फार्मा स्पेस को इनफैक्ट ड्रैग ही सबसे पहले डिविस लैब कर रहे हैं। एसबीआई नंबर्स के बाद इनफैक्ट नंबर्स में आप देखें तो नंबर्स ठीक ठाक और अच्छे इन लाइन आए थे। एनआईआई अच्छा था, प्रोविजंस कम हुए हैं, जीएनपी कम हुए हैं कंपनी बैंक के, लेकिन उसके बाद भी एसबीआई के नंबर्स से कोई मोमेंटम सुधरा नहीं। एसबीआई ड्रैगर हुआ, अडानी पोर्ट्स ड्रैगर है, कंजम्पशन स्टॉक्स में टाइटन जैसे स्टॉक्स आपके पहले टॉप 5 काउंटर्स की हम बात कर रहे हैं। ऑटो पैक आज थोड़ा सा थकाटने लग रहा है। आप एमएनएम को देखें तो वहां पर भी ग्रेन्स इरोड हुए हैं और लार्ज कैप कैपिटल गुड स्पेस और ये लगातार अच्छी मूव दिखा चुके हैं, तो एक लीनियर मूवमेंट नहीं होता बाजार। एलएनटी जैसे स्टॉक्स में भी आज प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन गेनर्स कहाँ है? बजाज ट्रेंड्स दोनों सुबह से ही बैक इन एक्शन थे, बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, भारतीय एयरटेल पर इनफैक्ट बड़े ब्लॉक लगे, वहां पर अच्छी मूव दिखी। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे तो टिपिकली प्राइवेट बैंक्स में कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस एंड टू सम एक्सटेंट इवन एचडीएफसी ट्विंस, प्राइवेट बैंक्स की पार्टिसिपेशन बुरी नहीं थी। पीएसयू बैंक्स एक्चुअली बड़े ड्रैगर रहे, लार्ज कैप तो हुए ही हुए और साथ ही मिड कैप पीएसयू बैंक्स भी ड्रैगर रहे। उसके अलावा जो दूसरे कुछ और काउंटर्स थे उसमें एशियन पेंट्स, एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स में भी आपको मूव दिखी, नेगेटिव मूव दिखी। मिड कैप में आपको जहां जहां नंबर्स का इम्पैक्ट है, हनीवेल ऑटोमेशन नंबर्स अच्छा है, 7-8% की मूव वहां देखने को मिली। दूसरे जो काउंटर्स है उसमें पूनावाला फिनकॉप, तो फाइनेंस काउंटर्स आर डूइंग रिलेटिवली गुड। पूनावाला फिनकॉप हो, कैनफिन होम, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, इनफैक्ट पावर फाइनेंस जैसे काउंटर सुबह के ट्रेड में अच्छे खासे चल रहे थे। एक और स्पेस जो आज अच्छा खासा चर्चा में रहा वो था क्यूएसआर स्पेस, रेस्टोरेंट ब्रांड, वहां पर एवरेस्ट अपना पूरा स्टेक सेल करने की बात कर रहा है, जो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। दिव्यानी इंटरनेशनल में मूव थी, जुबिलेंट फूड वर्क में बड़ी सारी रिपोर्ट्स आई, बहुत मिक्स सेट ऑफ रिपोर्ट्स आई। तो आज क्यूएसआर स्पेस में भी अच्छी खासी आपको मूव देखने को मिली। रियल एस्टेट स्पेस कई हफ्तों से चल रहा है, जब से आरबीआई का जो लास्ट क्रेडिट सीपीआई फिगर्स जो सॉफ्ट होकर आई हैं, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस में आपको रियल एस्टेट बैक विद द बैंक दिखा, लेकिन वहाँ पर थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में ये ज़्यादा लगभग 5-5.5% की वहाँ पर डाउनसाइड मूव देखने को मिली। मिड कैप सबसे बड़ा लूजर रहा। कुछ दूसरे काउंटर्स, ट्राइडेंट जैसे काउंटर्स, कोरोमंडल जैसे काउंटर्स में आपको नेगेटिव मूव दिखी। तो ओवरऑल आज बाजार में हमने देखा कि सुबह जिन लेवल से खुले थे वहाँ से आपने पहले लगभग 80-100 पॉइंट्स का दायरा देखा, एक रेंज में रहा निफ्टी, और धीरे धीरे स्लिप होना शुरू हुआ सेकेंड हाफ से। ऑलमोस्ट निफ्टी की बड़ी अर्निंग्स, बेस्ट ऑफ द अर्निंग्स आ चुकी हैं, मैक्सिमम ऑफ द अर्निंग आ चुकी है, और हमेशा पहले अच्छी अर्निंग्स आ जाती है और बाजार फिर बाद में बुरी अर्निंग्स को भी डिस्काउंट करने लग जाता है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द नंबर्स पहले रिपोर्ट हो जाते हैं। तो अब शायद वो एक फेज भी है। सेकेंडली जो आज बड़े नंबर्स थे, आईटीसी के नंबर आए, एसबीआई के नंबर आए, नंबर्स आईटीसी के भी अच्छे हैं, पैट बड़ा है, मार्जिन बड़े हैं, लेकिन स्ट्रीट को शायद एक्सपेक्टेशन और स्ट्रीट को कमेंट्स का इंतज़ार है एफएमसीजी डी मर्जर बिजनेस का, उस पर कुछ डायरेक्शन मिलती है या नहीं, ये सारी इंपॉर्टेंट क्रूशल डिटेल्स है, क्योंकि आईटीसी ऑलरेडी अच्छा खासा चल गया था, तो वहाँ पर थोड़े से शॉर्ट्स बने, प्रॉफिट बुक होते हुए देखे। एडवांस डिक्लाइन रेशो भी आप देखें तो 40% से एडवांस है, 60% डिक्लाइन है। तो आज ओवरऑल बाजार में फर्स्ट हाफ में स्ट्रेंथ थी, लेकिन वो धीरे धीरे स्लिप भी हुआ और उसके बाद बाजार ने अपनी स्ट्रेंथ भी गंवाई और इनफैक्ट दबाव में भी आया। अब देखना होगा कि कल हम किस तरह से, क्योंकि आज ये वॉलेटिल एक्सपायरी का भी एक वॉलेटिलिटी ट्रेड था, लेकिन ग्लोबली हम ओवरनाइट कैसे क्यूज मिलते हैं और कल क्या हम अपने इन गेन्स को, इन लेवल्स को रीगेन करते हैं या फिर एक बार के लिए डाउन साइड थोड़ा सा ओपन होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे। संतोष, आपका भी शुक्रिया। नागराज, आपने भी ये सारे लेवल्स और स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।